हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। यहां दो प्रश्न बहुत अच्छे बताऊंगा। हाँ बेटा, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। मैंने आपसे एक शब्द में कहा, टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है कि हमें, मैंने कहा ना, दो लोगों के पास कराने भर नंबर दो जो है आपको दिलवाऊंगा। कम से कम दो लोगों को पास कराने भर का नंबर आपको दिलवाऊंगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों अपने आप में अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं और दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। ध्यान से सुनना। अगर पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन करें, हिंदी भाषा की आदि जननी, कौन सा प्रश्न करे मेरे बच्चे? हिंदी भाषा की आदि जननी है। अगर यह प्रश्न करे तो इसका उत्तर देना संस्कृत। नोट कर लो मेरे बच्चे, बहुत काम आएगा। अगर यह प्रश्न करे तो इसका उत्तर देना संस्कृत। आदि जननी कहे। ठीक है, ठीक है बेटा। नंबर दो, ध्यान रखना, अगर आपसे कहे कि हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है या हिंदी भाषा की जननी कौन है, केवल जननी शब्द का प्रयोग करे तो अपभ्रंश लगाना। क्या लगाना? अपभ्रंश। ठीक है, अब मैं देखो आपको बता दूं, नोट करना, एक प्रश्न और यहां बता के चलता हूं ना। हाँ, कोर्स हो जाएगा, घबरा क्यों रहे हैं? तो आप एक चीज ध्यान रखना बेटी, कि यहां आप जो है एक बात और नोट करके चलना। क्या नोट करके चलना है? देखो, भाषाओं का क्रम, ये क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहले हमारे यहां आई जो भाषा, उसका नाम है वैदिक संस्कृत, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई। ठीक है, नंबर 2 पर आई लौकिक संस्कृत, नंबर 3 पर आई पाली, नंबर 4 पर आई प्राकृत, ये क्रम है। फिर नंबर 5 पर आई मेरे बच्चे अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद नंबर 6 पर आई अवहट्ट। इसी को पुरानी हिंदी कहा जाता है और इसी से जो है हिंदी निकली है। तो ये हिंदी। तो देखो, अब अवहट्ट किसके बाद आई? अवहट्ट आई अपभ्रंश के बाद। इसलिए हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश है। हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश है। लेकिन आदि जननी कौन है? तो आदि जननी संस्कृत है। ये दोनों चीज ध्यान रखें। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे, और जल्दी जल्दी शेयर करते रहिएगा और सारे बच्चों तक पहुंचाते रहिएगा। और जो भी है, अगर अच्छा क्वेश्चन लगे तो लाइक करते चलिएगा बेटा, जल्दी जल्दी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं ढाक के 3 पात। बहुत गजब है, बहुत जोर से पूछा जाता है? ठीक है, नहीं प्रिंस जी, अब यही यही मिलिएगा हमसे। ठीक, तो कह रहे हैं ढाक के 3 पात, इसका क्या अर्थ है? साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, सदैव एक जैसी स्थिति में रहना, किसी विशेष विशेषता से संपन्न न होना। जल्दी बताइए। सी का उत्तर आ रहा है राहुल जी, साक्षी जो है शकील जी, हाँ बिल्कुल सी का उत्तर ज्यादातर लोग दे रहे हैं और बिल्कुल सही है। ढाक, देखो ढाक एक पौधा होता है जिसे हम पलाश भी कहते हैं, इसे हम पलाश भी कहते हैं, ढाक भी कहते हैं। और इसका जो पौधा होता है बेटे, उसमें हमेशा इस तरह से 3 ही पत्तियां होती हैं एक डाल में। कभी भी चौथी पत्ती नहीं मिलेगी, ना 2 पत्ती मिलेंगी। हाँ, एक झड़ जाए, गिर जाए तो 2 बचे, वो अलग की बात है। इसलिए ध्यान रखना बेटे कि हरदम 3 मिलेंगी, मतलब सदैव एक जैसी स्थिति में। क्लियर हो गया? चलो आगे चलो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं। कंधा का तत्सम है, जल्दी बताओ। बहुत जोर पूछा जाता है और सबको पता है। स्कंध, 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 कक्षुकंध, जल्दी बताना। कंधा का तत्सम क्या है?
सुमन जी बी कर रहे हैं, आरती जी बी कर रही हैं, प्रशांत जी बी कर रहे हैं, प्रिंस जी बी कर रहे हैं, कुमारी डिंपल जी बी कर रही हैं। ठीक है, वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड, वाह मेरे बच्चों, बी बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन सरल है पर इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत, कई अलग अलग परीक्षाओं में आया है। कंधा का तत्सम क्या है? स्कंध, स्कंध सही है। चलो नेक्स्ट, जहां समझाने का होगा वही रुकेंगे। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। देखो मैंने आपसे बार बार कहा, जहां नहीं शब्द आ जाया करे, जहां भी नहीं शब्द आए उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया करना, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव सोच के आदमी हैं, सकारात्मक विचार के आदमी। मैंने बहुत सुंदर आपको उदाहरण दिया था कि कोरोना का पहला काल याद करिए, मार्च अप्रैल का महीना था, पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि जिएंगे कि मरेंगे। भारत में लॉकडाउन लग गया, भारत की महिलाओं ने कहा चलो खाली बैठे हैं तो हम काट के अचारे बना लो ना, और भारत के हर घर में ले भरनी भर भर के अचार बना, खूब अचार बना, खटाई बनी है ना। तो कहने का मतलब यही है कि हम इतने सकारात्मक सोच के लोग हैं कि हमें पता था कि हम रहेंगे, दुनिया रहे या ना रहे, तो इतने, इसलिए हम कभी कभी यहाँ बेटा नहीं पढ़ते पर उत्तर यस का दे देते हैं। इसलिए हमेशा ये ट्रिक मेरी अपनाना बेटा, कभी गलत नहीं करोगे मेरे बच्चे। देखो, भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी, जो लोग भी सी का उत्तर दे रहे हैं, और ज्यादातर मेरे बच्चे दे रहे हैं, लवली जी, पलामू टाइगर जी, गुंजन जी, श्रेया जी, निधि जी, नीतू जी, सब सही उत्तर दे रहे हैं। देखो, भामा शब्द होता है स्त्री का, भामा का मतलब क्या होता है? स्त्री, जो है। बाकी भारती सरस्वती जी का है, शारदा है, वागीश्वरी है, ठीक है, ये सब जो है किसके हैं? सरस्वती जी के पर्याय वाची है। ठीक है, मोहित सिंह जी आपका भी नाम है मेरे बच्चे, बिल्कुल क्यों नहीं, आपका सबका नाम है। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारे नाम लेने से किसी को नौकरी मिल जाती ना, तो हम इस काम का बड़ा बड़ा मोटा पैसा लेता, अच्छा बड़ी अच्छी कमाई होती है, मजा आ जाता ना। हम कहते इतना रुपया तो जब नाम लेंगे, हम बड़ा मजा आता है, लेकिन क्या बताएं, खैर चलिए। फलक नूर जी हंस रही है कि गुरुजी भी एक एक बात करते हैं ना। भामा माने औरत, स्त्री ना। मैं सच कह रहा हूं, हंस लो, जरा सा मुस्कुरा लो, लेकिन सही आप बताओ यार, देखो हमारे लिए कितना अच्छा धंधा होता है ना, मजा ही आ जाता है यार ना। लेकिन कोई बात नहीं, देखो एक बात ध्यान रखना, नाम उस दिन आपका मजा आए जिस दिन मैं ये कहूं कि हमारा पढ़ाया फला बच्चा यहां नौकरी ले लिया, सही है कि नहीं? उस दिन मजा आए। चलो, जो किसी का अनुभव न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो किसी का अनुभव न हो, मौलिक, अपभ्रंश, अपठित, अपठनीय। जल्दी बताइएगा, जो किसी का अनुभव न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चलो बेटा जल्दी करो। हाँ, मुझे पता था कुछ यहाँ गड़बड़ी है, इसलिए मैंने कहा ना, मैं अपने साथ हमेशा रिटर्न मटेरियल रखता हूँ, जो प्रश्न लिख, मेरी आदत है, मैं कभी किताब से नहीं भेजता, मैं लिख के प्रश्न बनाता हूँ, और जो है मुझे पता था। अब देखो, अब सही सही हुआ, अब उत्तर दो। जो किसी का अनुवाद न हो ना, जो किसी का अनुवाद न हो, वो क्या होगा? हाँ, पीडीएफ बेटा मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। अब जल्दी से उत्तर दो, जो किसी का अनुवाद न हो, जल्दी बताना। चलो जल्दी, और संख्या बढ़ाओ भाई, इतनी देर में तो कम से कम 500 से ज्यादा लाइक हो जाना चाहिए था। ठीक है, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, बिल्कुल इज द राइट आंसर, मौलिक। जो किसी का अनुवाद ना हो वो मौलिक है। अच्छा, अब कहोगे कि गुरुजी अगर अनुवाद हो, इसका भी बता दीजिए, तो इसे कहेंगे बेटा अनुदित। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? अनुदित। जो किसी का अनुवाद हो उसे अनुदित कहेंगे, और जो किसी का अनुवाद न हो उसे मौलिक कहेंगे। क्लियर हो गया? है, बिल्कुल पास करोगे यार, आप लोग कैसे नहीं पास करोगे? देखो एक बात बताऊं, हमारी एक चीज ध्यान रखना, जिद जब से पढ़ाना शुरू किया है, केवल एक जिद है कि जहां उतरे हमारा बच्चा नंबर 1 पर, तब दूसरे नंबर पर कोई, बस एक जिद है। और मैंने आपसे कहा मेरे साथ बने रहिएगा यार, 2 लोगों के पास होने भर आप अकेले करके आओगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, बस मेरे साथ लगातार बने रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गीला शब्द है,
सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, उनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत साफ शब्दों में मैंने आपको बताया है क्या, कि अगर संज्ञा से तुरंत पहले, अगर संज्ञा से तुरंत पहले सर्वनाम आए और वो संज्ञा की विशेषता बताए, तब सार्वनामिक विशेषण होता है। तो गीला तो कोई सर्वनाम है नहीं, गीला तो कोई सर्वनाम है नहीं, ठीक है, संख्या है नहीं, तो गुणवाचक हम इसमें क्या बताना यार, तो बहुत आसान है। जैसे गीला कपड़ा, कपड़े की विशेषता है कि वह गीला है, तो गीला शब्द विशेषण है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। आसान प्रश्नों पर बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य, संदेश, सदृश्य, ठीक है, चलिए, हाँ, संदेश, यहां बिंदी रहेगी, बिंदी आती नहीं जल्दी, ठीक है, सदृश्य। चलिए, तो देखो आप देख रहे हैं कि तीनों लिखने में ही गलती कर दी ना, गलती नहीं होगी बेटा, डरिए नहीं, ये तीनों लिखने में ही गलत है। बी अपने आप देखते ही समझ में आ गया, संदेश शब्द से कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो बेटा, आगे बढ़ते रहो, लाइक भी करते चलो। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे भैया, यही पैटर्न रहेगा। जब परीक्षा देने बैठना, जब याद करना कि गुरुजी क्या कह रहे थे, जब परीक्षा देने बैठना, जब याद करना कि गुरुजी क्या कह रहे थे। शुद्ध वाक्य, इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया। बहुत खराब आदमी था यार, ढकेल दिया, बहुत नालायक था ना। इतने में कोई लपक कर आकर धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपका आया और धक्का देकर चला गया, इनमें से कोई नहीं। अब जरा देखो, बताओ, जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपक कर आकर धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपका आया और धक्का देकर चला गया, इनमें से कोई नहीं। यार देखो, अब आपको लग रहा होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि अगर मैं 4 अलग अलग वाक्य लिखता तो आप फटाक से पकड़ लेते। एक ही वाक्य में फंसाना सबसे बड़ी बात होती है मेरे दोस्त, याद रखना। जब भी एक, सुन लो, नोट करो, जब एक ही प्रकार की, अब उत्तर फटाक से बदलोगे, जब एक ही प्रकार के कई विकल्प वाक्य शुद्धि में हो, तो जो सबसे छोटा और शुद्ध उत्तर हो, जो सबसे छोटा और शुद्ध उत्तर हो, वही सही होता है। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्न आने पर कभी आप गड़बड़ाओगे नहीं। भाई, इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, तो देखो, लपक कर धक्का देकर चला गया, तो अब हमें आकर लगाने की क्या जरूरत है। भाई, लपकने का मतलब ही है आकर ना। भाई, झुका माने आया, तो यार ऐसे ढकेल दिया। दूसरी चीज, लपक कर आया, अब हमें यहां आया लगाने की जरूरत ही नहीं, लपकना माने ही है कि आया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा। आगे लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और शेयर करते रहो, क्योंकि कल जो है सीटेट की मैराथन थी, तो तमाम बच्चों को लगा कि जो है यार गुरुजी आप सीटेट में फिर तो नहीं उतरे हैं। लेकिन ध्यान रखना भैया, बिहार 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 और केवल बिहार, ठीक है, बिहार बिहार और केवल बिहार, इसलिए लाइक शेयर। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उच्छृंखल, 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 उच्छृंखल। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। जल्दी बताना बेटा।
चलिए मैं देखूं जरा, सी का उत्तर ज्यादा आ रहा है, कुछ लोग ए का भी उत्तर, भैया इतना बड़ा कमेंट ना पढ़ पाऊंगा मैं, कुछ लोग ए का उत्तर भी दे रहे हैं पर सी का उत्तर ज्यादा आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे जो लोग सी दे रहे हैं वो सही है, नोट करो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, उच्छृंखल होता है। उत्तधन, देखो इसका मैं करके दिखा दूं, ये बनता है उत्तधन श्रृंखल। तो इसका जो नियम है, ये त की जगह आधा च बन जाता है, तो ये उ आधा च और श्रृंखल ज्यों का त्यों जोड़ दिया जाता है, तो ये संधि में इस तरह से बनता है, इसलिए याद रखना मैंने संधि करके भी दिखा दिया। ठीक है, ओके, उच्छृंखल क्लियर है, आगे चलो। गुजराती किस अपभ्रंश से विकसित है? अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, सौरसेनी, जल्दी उत्तर दीजिएगा। करें गुजराती। हाँ 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 हाँ, मैंने बताया सुरेंद्र जी, मैंने आपसे बताया कि कल से हम लोग लेकर के चलेंगे वर्ण और वर्णमाला का टॉपिक ना, वर्णमाला सही कर रहे हैं, लेकिन कल चूंकि अब सीटेट का मैराथन हुआ तो मैंने कहा आज एक बार और मिक्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दी, तो कल से हम वर्ण और वर्णमाला का पहला चैप्टर लेंगे, बिल्कुल क्रम से चलेंगे, एक एक टॉपिक को विधिवत पढ़ते हुए कम से कम 60 से 100 क्वेश्चन कराते हुए एक एक टॉपिक पर, और जबरदस्त। चलिए, गुजराती किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जल्दी दीजिए, मैं देखूं इसका कौन उत्तर दे पाता है, सही उत्तर इसका कौन दे पाता है। सुनो बेटा, देखो मैंने आपको परसों प्रैक्टिस में भी एक बात बताई थी, देखो सौरसेनी अपभ्रंश जो है ये सूरसेन के बनी है, सूरसेन कहते हैं मथुरा को, किसको कहते हैं? मथुरा को, और मथुरा कहां है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। अब सुनो, अब इससे वे सभी बोलियां निकली हैं जो पश्चिम में है। अब पश्चिम में कौन कौन सी हैं? तो नंबर एक, आप दिमाग में नक्शा बैठाइए, दिमाग में भारत का नक्शा बैठाइए, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जब आप रहोगे तो पश्चिम में आ जाएगी पश्चिमी हिंदी। नंबर दो, उत्तर भारत के पश्चिम में चलिए गुजराती आ जाएगी, आ जाएगी बेटा, और पश्चिम में चलिए वहीं बगल में राजस्थानी आ जाएगी। ठीक है, तो ये पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी, ये तीनों किससे निकली हैं? जो है ये निकली है तीनों हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से। याद रहेगा बेटा, अब कभी नहीं भूलोगे ना, अब कभी नहीं भूलोगे। देखो सौरसेनी शब्द बना है सूरसेन, सूरसेन कहते हैं मथुरा को, मथुरा कहां है? मथुरा उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, तो जितनी भी पश्चिम की भाषाएं हैं वो इससे निकली हैं। तो पश्चिम में नंबर एक पर तो पश्चिमी हिंदी आ गई, नंबर दो पर भारत के पश्चिम में चलिए तो गुजरात और राजस्थान, तो गुजराती और राजस्थानी। खूब याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे बेटा ना, कभी नहीं भूलोगे ना, सही सही बताओ, और अगर अच्छा लगा तो फटाक से लाइक करो ना। आज जो है 1000 के प्लस फटाक से पहुंचना है, 1000 प्लस। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? भैया नहीं पूछ रहे हैं, जरा इनको अंडरलाइन कर दो ना, तो ये गलत करा देंगे। अकर्मक क्रिया नहीं है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, ठीक है, मजदूर छाया में सो रहा है, अच्छा, बालक पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे। अब एक बात देखो यार, किसमें अकर्मक क्रिया नहीं है? तो बड़ा आसान है। क्या बात है राहुल जी, जिंदाबाद, दिव्या राजपूत जी, मोहिनी जी, मोहित जी ना, दिव्या जी, हाँ क्षमा करें, नीतू गुप्ता जी, उल्टा हो गया था, लिंग ही बदल गया था, क्षमा करें, माफ करें मेरे प्यारे बच्चे ना, बिल्कुल। देखो यार बच्चे को इसका मैं एक तरीका बताऊं, सुनो, पहले इधर देखो, गहरी नींद में सो रहा है, ये पूरा पद क्रिया का, कौन सो रहा है? बच्चा, तो ये जो बच्चा सो रहा है ये करता है मेरे बच्चे, इसमें केवल कर्ता और क्रिया है मेरे बच्चे, नोट करो। हाँ बिल्कुल परामू टाइगर की आप सही उत्तर दे रहे हैं, जब वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया हो तो क्रिया से, कर्ता से नहीं, छोड़ो कर्ता, क्रिया का कान ऐंठना और पूछना क्या,
अगर क्रिया क्या का कोई उत्तर दे पाए, संभावित उत्तर भी दे पाए, तो सकर्मक है अन्यथा कर्मक। क्या गहरी नींद में सो रहा है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये क्रिया अकर्मक है। मजदूर छाया में सो रहा है, छाया में सो रहा था, पूरा पद क्रिया का है, इससे भी पूछो क्या छाया में सो रहा था, कोई नहीं उत्तर मिलेगा। क्या का मतलब मजदूर मत करना, मजदूर करता है, वो कौन का उत्तर है, ठीक है। तो ये मजदूर करता है। लेकिन बालक पतंग उड़ा रहा था, उड़ा रहा था, अब इससे पूछो क्या उड़ा रहा था, तो कहे कि पतंग उड़ा रहा था, पतंग पतंग बदमाश बहुत है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि पतंग क्या है, कर्म, और जब कर्म है तो बालक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है बेटा, बहुत अच्छा टेक्निक है कि जब भी वाक्य में केवल कर्ता क्रिया हो तो क्रिया का कान ऐंठना जोर से और पूछना क्या, जो पूछना क्या, अगर क्या का कोई संभावित उत्तर दे पाई क्रिया तो समझ लो सकर्मक है, नहीं दे पाई तो अकर्मक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? सुनो मैं एक बात बताऊं, कर्मवाच्य दो जगह नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं इसे, छोड़ो उत्तर आप देना, मैं केवल आपको तरीका बताऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। कर्मवाच्य दो जगह होगा। नंबर एक, अगर वाक्य में कर्ता न हो व कर्म न हो, ध्यान रखना, मतलब वाक्य में न कर्ता हो न कर्म हो, अर्थात केवल क्रिया हो, केवल क्रिया हो, तो वहां कर्मवाच्य होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो, क्या लगा हो, कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो और वाक्य में कर्म न हो, वाक्य में कर्म न हो। केवल दो कंडीशन है भाववाच्य होने की। पहली कंडीशन है कि कर्ता और वाक्य में कर्ता हो न कर्म हो, केवल अकेली क्रिया हो तो भाववाच्य होगा, अन्यथा वाक्य में कर्ता अगर है तो उसके तुरंत बाद से या के द्वारा लगा हो और कर्म न हो वाक्य में तो भाववाच्य होगा। अब देख लो, उससे खाना नहीं खाया गया, खाना नहीं खाया गया। अब आप यहां देखो, हमने कहा था कि वाक्य में कर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे खाना नहीं खाया गया, क्या नहीं खाया गया, खाना, इसका मतलब खाना है कर्म, और उससे, उसके बाद से लगा है तो कर्ता हो गया गौण, इसका मतलब इसमें हो गया कर्म वाच्य, ठीक है बेटा। तो कर्मवाच्य ये तो सही है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अब यहां जैसे ही द्वारा लगा कर्ता गौण हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, ये भी कर्मवाच्य हो गया। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, क्या की गई, क्षमा याचना की गई, ठीक है। लेकिन बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, खिलखिलाकर हंसना क्रिया है और बालक करता है, तो ये कर्तृवाच्य है। मैंने आपको बताया था जब वाक्य में कर्ता हो और कर्ता के बाद से या के द्वारा न लगा हो तो 100% कर्तृवाच्य होता है। तो हमारा सी राइट आंसर होगा, क्योंकि सी में कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। डरना नहीं, जब प्रैक्टिस में आओगे 3 लाइन में पूरा वाच्य पढ़ा दूंगा, 3 लाइन में पूरा, 3 दूनी 6, मैक्सिमम 6 लाइन में पूरा वाच्य पढ़ा दूंगा, डरना नहीं। हाँ बिल्कुल, जहां असमर्थता हो, अब यहां तो खिलखिलाकर हंस रहा है, बिल्कुल फिट है, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताना बेटा, बहुत से बच्चे इसका उत्तर जानते हैं, जल्दी जल्दी करो। कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, मैं देखूं किसको उत्तर आ रहा है। एक का उत्तर सूरज जी दे रहे हैं, कैलाश जी दे किसले, बड़ा अच्छा नाम है यार, निवेदिता जी, प्रिया जी, हाँ लेकिन वास्तव में बड़ा मासूम सा नाम है किसले, ठीक है, राधिका जी, एक सारे उत्तर दे रहे हैं। मेरे भैया, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, और अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत,
तो हमारी आपकी वही दशा, गुरु भी अंधा चेला भी अंधा, ढकेली ढकेला दोनों कुएं में ना। ध्यान से सुना बेटा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा हम बताएंगे जरूर। देखो, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, कठिन प्रश्न है, सुनो मैं बता रहा हूं, जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा सब स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा घोड़ा, बात छोड़कर सुनो, जैसे मैंने कहा घोड़ा, घोड़ा का मतलब लाल घोड़ा भी हो गया, घोड़ा का मतलब काला घोड़ा भी हो गया, घोड़ा का मतलब सफेद घोड़ा भी हो गया कि नहीं? है? हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे बच्चे लाल घोड़ा, मतलब अब हमने यहां क्या किया कि घोड़ा से पहले लाल विशेषण लगा दिया, लगा दिया। अब एक बात बताओ, जैसे ही हमने लाल घोड़ा कहा, क्या काला घोड़ा यहां आएगा? तो आप कहोगे कि नहीं गुरुजी यहां नहीं आएगा, क्योंकि यहां केवल लाल घोड़ा आएगा। अच्छा एक बात और बताओ, थोड़ा और क्लियर कर दो, क्या सफेद घोड़ा यहां आएगा? आप कहोगे गुरुजी नहीं आएगा। तो यार एक चीज देखो, और घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा है। अब मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल आप खोल के देख लो इस क्वेश्चन को, जैसे ही हमने संज्ञा के साथ विशेषण लगाया, संज्ञा सीमित हो गई कि नहीं? जैसे संज्ञा के साथ विशेषण लगाया, संज्ञा सीमित हो गई। क्यों सीमित हो गई? क्योंकि संज्ञा के साथ विशेषण लगाते ही काला घोड़ा सफेद घोड़ा फाइट से बाहर, काला घोड़ा सफेद घोड़ा फाइट से बाहर। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब संज्ञा की व्याप्ति को कौन, व्याप्ति मतलब फैलाव, व्याप्ति का मतलब नोट कर लो बेटा, ये शब्द बहुत अच्छा है। व्याप्ति का मतलब है फैलाव, मर्यादित का मतलब सीमित, मर्यादित का मतलब सीमित। तो संज्ञा को कौन सीमित करता है? विशेषण। जैसे ही लाल कहा, काला सफेद बाहर, सबको समझ में आ गया? हाँ आपका सही था अजय जी, मैंने देखा, मैंने देखा। दिस द राइट आंसर फलक नूर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे बच्चे। क्या कह रहे हैं, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, क्रिया। देखो अव्यय से दो तरह के, क्रिकेट के गुगली जैसा था। अच्छा वेरी गुड, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटे। देखो जब गुगली खेलोगे ना तो आदत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और एक बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना, कह रहे हैं अव्यय, यहां से दो तरह के प्रश्न बनेंगे, दो तरह के प्रश्न बनेंगे। नंबर एक, ध्यान से सुनना, व्याकरणिक इकाइयां। व्याकरणिक इकाइयां का मतलब क्या होता है बेटे? जैसे क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम वगैरह वगैरह। तो व्याकरणिक इकाइयां देकर अव्यय पूछेगा। हम ये भी बताते चलेंगे आप कितने प्रश्न बन सकते हैं। जब आप क्लास में आओगे ना हिंदी की, तो मैं वहां आपको पहले हर चैप्टर पढ़ाने के बाद ये बताऊंगा कि कितने प्रश्न बन सकते हैं, और नया अगर कुछ बनाएंगे तो कहां जा सकते हैं ये भी बताऊंगा। उसके बाहर जाने नहीं दूंगा मैं। नंबर दो, शब्द देकर पूछेगा, शब्द देकर पूछेगा कि इसमें कौन अव्यय है, दो प्रश्न बनेगा। तो देखो यहां पहला वाला टाइप है, यहां कौन सा टाइप है? टाइप 1। तो ध्यान रखना बेटे, नोट कर लो कहीं हम हरदम काम आएगा। देखो अव्यय के चार रूप हैं। नंबर एक है क्रिया विशेषण, नंबर एक है क्या है मेरे बच्चे? क्रिया विशेषण। नंबर दो है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। नंबर तीन है समुच्चय बोधक अव्यय, और नंबर चार है मेरे बच्चे विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अब यहां हमारा क्रिया विशेषण इज द राइट आंसर। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, सुनो, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में अव्यय है, ऐसे पूछ सकता। अब नंबर एक पर दे दिया गीला,
नंबर 2 पर दे दिया लड़का, दूसरा भी बना के दिखा देता हूं ना। नंबर 3 पर दे दिया मैं, और नंबर 4 पर दे दिया अंदर। अब कहा इसमें अव्यय बताओ, इसमें अव्यय बताओ। तो देखो अब इसमें आपको यही काम करना है। क्या आप जानते हैं कि गीला शब्द विशेषण है? गीला क्या है? विशेषण है। और विशेषण अव्यय नहीं होता, विकारी होता है। ध्यान रखना, ये 4 अव्यय हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और ये विकारी होते हैं, ये अव्यय नहीं होते। दूसरा लड़का, लड़का संज्ञा है, संज्ञा भी अव्यय नहीं होती। तीसरा मैं सर्वनाम है, ये भी अव्यय नहीं होता। तो चौथा राइट आंसर। तो दोनों प्रश्न मैंने करके आपको दिखा दिए कैसे बनेंगे और क्या होगा। ठीक है। देखो सुनो, मैं एक बात बताऊं, किसी भी स्थान पर जाओ जहां भीड़ हो भगवान की कृपा से, तो वहां सब लोग एक उद्देश्य वाले नहीं होते। जैसे जब रामचंद्र जी, जब मतलब राजा जनक जी ने सीता जी का धनुष मतलब स्वयंवर रचा, तो सब धनुष उठाने वाले ही थोड़े आए थे। कुछ ये भी देखने आए होंगे कि चला देखें के ना उठाए पावत ना, चलो देखते हैं कौन कौन नहीं उठा पाता है। तो कुछ ये भी देखने आए थे। तो भैया एक चीज ध्यान रखो, जहां ज्यादा लोग रहेंगे तो कुछ मजा लेने वाले रहेंगे, कुछ पढ़ने वाले रहेंगे, तो उनकी तरफ आप ध्यान ही न दो ना। उनकी तरफ जीवन का बहुत पक्का सत्य बताया मेरे बच्चे, बहुत पक्का सत्य बताया कि जहां भी आप जाओगे ना, जहां भी आप जाओगे, अगर 10 लोग हैं तो सब एक जैसे नहीं है, 4 उसमें मजा लेने वाले रहेंगे। तो उनकी तरफ ध्यान ही मत दो, वो समझो कि वो वहां उपस्थित ही नहीं है, क्योंकि उनकी उपस्थिति जरूरी है ही नहीं। ठीक है, हाँ सही था बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चे। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? देखो स्थानवाचक क्रिया, सीधी सी बात है कि वह क्रिया विशेषण जो स्थान का बोध कराए। किसका बोध कराए मेरे बच्चे? स्थान का बोध कराए, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। आप यहां बैठिए, यहां बैठिए, यहां माने स्थान। पहला उत्तर ही मिल गया। और मैं देख रहा हूं एक का उत्तर बड़ा मार रहे हैं। सी कौन लिख रहे हैं भैया? अच्छा, मोहन जयपुर से अभी आया है। अच्छा मेरे सी वालों, सुन लो बेटा, नहीं गलत किए, सुन लो, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, हम खड़े हैं, डरो। वह धीरे धीरे चलता है। देखो यहां धीरे धीरे चलना जो है, ये रीति है, चलने का तरीका है। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने भी जयपुर के आधार पर स्थान लगाया है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, मेरे बहुत अच्छे बच्चों, जिसने भी जयपुर के आधार पर लगाया है, मेरे सबसे अच्छे बच्चों, जयपुर संज्ञा है। और मेरे प्यारे बच्चे, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि संज्ञा अव्यय नहीं होती, जबकि क्रिया विशेषण अव्यय। समझ गए? समझ गए? ठीक है, समझ गए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ गया मेरे अच्छे वाले बाबू लोग। जयपुर को कभी मत, यार ये क्रिया विशेषण पूछ रहा है ना, क्रिया विशेषण पूछ रहा, और आप संज्ञा लेके लटके, संज्ञा कहां क्रिया विशेषण होगा? अब क्लियर? अब कभी, अभी आया है, अभी, अभी माने समय, समय माने काल, ये मेरे बच्चे कालवाचक क्रिया विशेषण। बहुत परिमाण, बहुत माने मात्रा, खूब गाना सुनते हैं, हुई बहु महंगी बहुत ही शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो ना। नहीं मत, आप ऐसी गलती मत करो, मैं गाने की बात कर रहा हूं, गाने की बात कर रहा हूं। तो वहां देखो थोड़ी थोड़ी पिया करो, पीने की विशेषता है थोड़ी थोड़ी मात्रा। तो यहाँ परिमाण, समझ रहे हैं बेटे? तो हमारा जो है यहाँ जो सही आंसर है वो ये, यहां बैठिए स्थान ना। लवली 98 कर रहे हैं सर, एक बार और समझाओ। कुछ नहीं है बेटा, देखो आप यहां बैठिए, यहां माने स्थान, और स्थानवाचक बताना है। धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे माने चलने का तरीका है, जिसे रीति कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
मोहन जयपुर से अभी आया है, अभी माने समय का बोध करा रहा है, कालवाचक। गुरुजी बहुत बोलते हैं, हमारे वाले हम ही होंगे उसमें पक्का। तो देखो बहुत माने मात्रा, मात्रा माने परिमाणवाचक। ठीक है भैया, चलो एक बार जोर के लाइक कर दो और जोर से शेयर कर दो, एक बार जोर से लाइक कर दो और जोर से शेयर कर दो प्लीज। एक बार जोर से लाइक कर दो और जोर से शेयर कर दो। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण मैं थियरी यही पढ़ाते समय सब दे दूंगा बेटा। सघोष वर्ण कौन सा है? देखो बेटे, मैंने आप लोगों से बताया था, पहले जरा सा अघोष सघोष को देख लो, सुनो। चित्र तो मैं बना नहीं सकता बहुत अच्छा, ये मेरे बस का काम नहीं है, पर मैं बता रहा हूं। देखो ये है हमारे फेफड़े, फेफड़ों में भरी होती है हवा, जिसे कहते हैं प्राण। ठीक है बेटा, अब जब हमें बोलना होता है तो फेफड़ों पर पड़ता है दबाव और फेफड़ों से निकलती है हवा, इसको हम कहते हैं काकल्य या कंठ, इसी को अंग्रेजी में टॉन्सिल कहते हैं। ये जो छोटी छोटी संरचना है इन्हें कहते हैं स्वर तंत्रियां, और यही स्वर तंत्रियां जब झंकृत होती हैं तब आवाज निकलती है। नहीं यकीन है, नहीं मानोगे, बोलते समय यहां हाथ लगाना, मुझे देखो यहां हाथ लगाना बोलते समय, अपने आप पता चल जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे कंपन हो रहा है, अपने आप क्लियर है कि भैया अपने पर ही लगाना, कभी पड़ोसी पर लगा दो, कह दो गुरुजी ने कहा था। हाँ, नाम लगा दो गुरुजी का, हाँ पड़ोसी पे जोर से लगा दो, इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं, अपने पर ही लगाना ना। चलो ध्यान से सुनो बेटे, ये जो झंकृत होती है इन्हीं को घोष कहते हैं। और घोष दो तरह का होता है, कौन कौन सा? अघोष माने कम झंकृत और सघोष माने ज्यादा झंकृत। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब अघोष सघोष आंख से देख लिया, याद हो गया, अघोष सघोष याद हो गया। अब सुनो बेटा, देखो अघोष, अ की एक मात्रा, घो की दो मात्रा ना, ठीक है, ठीक। ओके बेटा, अब देखो मतलब एक दो मतलब हो गया, जो वर्गीय व्यंजन है क से लेकर म तक 25 वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण, वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण, और स का मतलब हो गया बेटे तीनों स, ये अघोष होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी सब सघोष होते हैं। वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा मतलब प फ च छ त थ ट ठ, ट ठ तब त थ, प फ ना, ये इस तरह से, और ये बाकी तीनों शब्द, इतने अघोष हैं, शेष सघोष है। अब देख लो इसमें से ये मिल गया। ठीक है, कौन सा सघोष? अच्छा सघोष की बात कर रहे हैं, तो आप देखो प पहला है, ये भी अघोष है, स भी अघोष है, लेकिन ब, प फ ब तीसरा है, तो सी इज द राइट आंसर। थ दूसरा है, क्लियर। चलो ब एकदम सही उत्तर दिया आप लोगों ने। चलो बेटा जल्दी करो, जल्दी करो, शेयर करते रहो। किसी संस्थान के बहुत पूछा जाता है, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, रजत जयंती ना, है कि नहीं, होता है ना, डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली ना, प्लेटिनम जुबली, पता नहीं कौन कौन सी जुबली होती है। तो किसी संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने पर क्या मनाया जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, 25 साल सबसे छोटा है। देखो कैसे दिमाग में बैठेगा, कैसे याद हो जाएगा, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं कुछ करूं, याद करा दूं आपको। देखो जो होता है इसको इस तरह से बांटा गया है, 25, 50, 75, 100, सुन लो ऐसे बांटा गया है। ठीक, अब देखो इनमें सबसे छोटा 25 है, और धातुओं में सबसे कम पैसे की चांदी मिलती है भाई, महंगी धातुओं में। तो 25 पर रजत जयंती, रजत माने चांदी, कभी नहीं अब भूलोगे बेटा ना, कभी नहीं भूलोगे ना। 25 पर रजत जयंती, 50 पर, अब चांदी से महंगा सोना है, तो 50 पर स्वर्ण जयंती, 75 पर हीरक जयंती, उससे महंगा हीरा है, और 100 पर शताब्दी। ठीक है,
क्लियर? तो बी इज द राइट आंसर। याद हो गया कि नहीं? ये छोड़ो, इसको देखो जो हम पढ़ा रहे हैं। एकदम क्लास नहीं बंद होगी, एग्जाम तक क्लास बिल्कुल बंद नहीं होगी। बस आप लोग हमारे साथ रहें, आप लोग हमारा साथ दें बस। एग्जाम तक एक दिन पहले तक पढ़ाएंगे, मैराथन के साथ रगड़ देंगे। इतना मैंने कहा, 2 को पास होने भर अकेला ले आओगे आप। इसको जो है महत्वपूर्ण मैं पहले से बता दे रहा हूं। अब ये याद हो गया सबको ना कि देखो ये 25, 50, 75, 100। अब इसमें सबसे छोटा 25 है, सबसे हल्की है चांदी। तो रजत, स्वर्ण, हीरक, शताब्दी। कान से जयंती नहीं होती यार। अरे गुरु जी, कान से जयंती, कान से जयंती कौन सी? हमें तो पता भी नहीं आता। चलो, पुनरुक्त और युग्मक शब्दों के मध्य में कौन सा चिन्ह लगता है? देखो यहाँ 2 कह रहे हैं, एक कह रहे हैं पुनरुक्त और युग्मक। देखो, पुनरुक्त का मतलब होता है जब एक ही शब्द 2 बार आता है, जैसे राम राम। ठीक है, इसको कहते हैं पुनरुक्त। आपसे पूछा जा सकता है ऐसे दे करके, मेरे बच्चे यही पूछ सकता है कि इसमें कौन सा शब्द पुनरुक्त है, कौन सा शब्द पुनरुक्त है। तो जब एक ही शब्द 2 बार आता है तो उसे पुनरुक्त कहते हैं, जैसे राम राम। और अगर 2 अलग अलग शब्द ऐसे जो एक साथ हमेशा आते हो ना, उन्हें कहते हैं युग्मक, जो एक जोड़े में हमेशा आते हो। जैसे माता पिता, ये हमेशा जोड़े में आते हैं। भाई बहन, ये हमेशा जोड़े में आते हैं। लोटा डोरी, ये हमेशा जोड़े में आते हैं। तो जो शब्द हमेशा जोड़े में आते हैं वो युग्मक है। ये इनको क्या, तो ये पहले तो ये याद कर लो कि युग्मक और पुनरुक्त, अब इनके बीच कौन सा चिन्ह लग रहा है? तो आप देखो, ये लग रहा है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं बेटा? ये जोड़ रहा है दोनों को ना, तो योजक माने जोड़ना, तो इसे कहते हैं योजक। दिस इज द राइट। ठीक है, पता नहीं, हम देख रहे हैं कौन लिख रहे हैं, कलुआ कलुठिया ना है। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे भैया। मैंने कहा तो कल से वर्ण वर्णमाला पढ़ाऊंगा। बस आज एक बार 1000 लाइक पहुंचा दो, 1000 लाइक पहुंचा दो बस। कल से वर्ण वर्णमाला पढ़ाऊंगा 100%। और टेलीग्राम चैनल पर सब लोग हमारे जाइएगा। तत्सम तद्भव का नोट्स दे दिया है मैंने, अपनी पूरी बात, अपने वचन को पूरा किया। मैंने आपसे कहा था जैसे ही आप 2000 करोगे हमें टेलीग्राम पे पहला नोट्स दूंगा, और जैसे ही आपने जो है टेलीग्राम पे हमें 2000 किया, तुरंत तद्भव तत्सम का नोट्स दे दिया है। तो जितने भी साथी हैं जिनको नोट्स चाहिए, सीधा जाइएगा टेलीग्राम पर, जाकर के सर्च करिएगा हिंदी बाई विजय विक्रम सर, हिंदी बाई विजय विक्रम सर। और भैया बहुत सारे प्रश्नों का पीडीएफ यहाँ पड़ा है, और साथ ही साथ यहाँ जो है आपको तद्भव तत्सम का नोट्स भी मिलेगा। और बिल्कुल छांट करके, ये नहीं कि हमने किसी किताब से फोटो खींच के डाला, अपने नाम सहित वहां लिखा है। और ध्यान रखना, लगभग 260 शब्द बिल्कुल इंपॉर्टेंट छांट के दिए हैं। अगर इतना याद कर लिया तो तद्भव तत्सम का काम खत्म। हाँ, ओके, चलो। निर्धन के धन सी तुम आई, एक लाइन में बताता हूं, एक लाइन में सुनो। ये यही पकड़ लो भैया। सा सी से सम सदृश, कुछ नहीं बोलूंगा, एक लाइन में बता दिया। समान सरिस, अगर कहीं भी ये लिखा हो, इनमें से कोई शब्द देख लेना तो उपमा अलंकार। एक लाइन में, कुछ पढ़ाया नहीं, एक लाइन में बता दिया। सा सी से सम सदृश समान, अगर इनमें से कुछ भी आपने एक भी देख लिया तो समझ लेना कि यहां उपमा अलंकार है। ठीक है, चलो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करी अपनायो। इसमें कौन सा रस है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब एक बात बताओ बेटे, यहां क्या की जा रही है?
रस बहुत आसान होता है, रस में केवल एक चीज करना होता है, क्या हो रहा है भाई देख लो, भक्ति हो रही है, भक्ति रस, एकदम आसान काम है यार, कुछ है ही नहीं, एकदम सरल काम है, भक्ति हो रहा है, सारे भी बता दिए एकदम जो है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम रूप है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अधियास, अंधेरा, रात। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, कौन सा शब्द तत्सम रूप है? ठीक, अंधकार, अधियास, अंधेरा। देखो तत्सम का मतलब संस्कृत, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जल्दी से बताइएगा उत्तर, फटाफट बताइएगा बेटा। हाँ, देखिए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, अंधकार शब्द होता है ना, ए का उत्तर दे रहे हैं और सही भी है, ए का उत्तर दे रहे हैं और सही भी है ना। हम क्या थोड़ा सा हम भी भैया एक घोट पानी पी लें। तो अंधकार होता है, अंधेरा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान। अच्छा शब्द है, गलत हो जाता है। गंगा का पर्यायवाची है हंस सुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। जल्दी बताइएगा, सुन लो बेटा मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज नोट करो, हंस सुता यमुना का पर्यायवाची होता है, किसका पर्यायवाची होता है? यमुना का, हंस सुता। सुरसर, देखिए यहां अगर सर ही होता ना, अगर सुरसर ही होता तब तो सही होता, लेकिन सुरसर दिया है इसलिए नहीं होगा। विष्णुपदी, विष्णुपदी गंगा जी को कहते हैं। और धेनुमती, ये गाय का पर्यायवाची, गाय का, गौ, दोग्धी, धेनुमती, गैया, ये सब गाय के पर्याय। ठीक है बेटा,